हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेविगेट प्राइम इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। हम लोग आपके एग्जाम के लिए जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 वाला 2000 वाला, ये पढ़ने वाले हैं। तो आईटी एक्ट जो है ये हमारे ट्रांसपोर्ट जो इंस्पेक्टर का पेपर होने वाला है, इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो ये सन 2000 में आया था। इसमें 94 सेक्शंस है। 94 सेक्शंस के अंतर्गत अलग अलग साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ आईटी से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए। उन सभी प्रोविजन को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो आईटी एक्ट है, ये आईटी एक्ट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आजकल सभी क्षेत्र में ये साइबर से रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं। तो साइबर से रिलेटेड क्राइम के लिए कौन कौन सी प्रोविजंस, कौन कौन सी धाराओं में, कौन कौन सी सेक्शंस में, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर जो आपका एग्जाम है, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इस पेपर में ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये नेविगेट प्राइम एप्लीकेशंस पर ये अलग अलग प्रकार के कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। यदि आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन कोर्सेज के माध्यम से अपनी तैयारी को इस बार सही दिशा में लेके जा सकते हैं और सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर वाला जो आरंभ बैच है, ये लाइव है हमारे एप्लीकेशंस पे, ये लाइव हो चुका है। इसके अंतर्गत ये अलग अलग क्लासेस चालू है। आप लोग इन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं की है तो ये तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। ये नेविगेट प्राइम ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप सभी लोग ऐप पर देख रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, सभी प्लेटफॉर्म पर संचालित है। तो आपके कोई भाई बंधु या रिलेटिव यदि तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप के माध्यम से अलग अलग एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी रूल्स एंड एक्ट अप्लाइड टू मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो आपके एग्जाम में पार्ट ए के अंतर्गत तो जीएस आने वाला है। पार्ट बी में जो सेक्शन है, जो यूनिट है, उसमें एक यूनिट हमारी कौन सी है, साइबर सिक्योरिटी रूल्स एंड एक्ट अप्लाइड टू मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो जो साइबर सिक्योरिटी रूल्स और एक्ट है, ठीक है, ये मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में कौन कौन से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी रूल्स और एक्ट है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आईटी एक्ट। ये हमारे रूल्स है, ठीक है, जो कि मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूजफुल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट इसको शॉर्ट में कहते हैं। सर्ट इन गाइडलाइंस अप्रैल 2022 एंड जनवरी 2023 में ये अपडेट हुआ है सर्ट की गाइडलाइन। ये हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में ये पॉलिसी आई है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ऑटोमेटिव साइबर सिक्योरिटी, ये आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। अब सबसे पहले ये जो रूल्स पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और आईटी से रिलेटेड, ये रूल्स हैं, ठीक है, ये एक्ट है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे सभी चीज डिजिटलाइजेशन हो गई, डिजिटल रूप में सभी चीज उपलब्ध है या सभी का उपयोग हम लोग डिजिटल रूप से कर रहे हैं। हम लोग यदि कार चला रहे हैं, हम लोग कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि टोल पर ऑटोमेटिक फास्टैग के माध्यम से, हमारी इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये गाड़ी नंबर वहां पर नोट हो जाता है और ऑटोमेटिक पेमेंट डन हो जाता है। तो ये आईटी सेक्टर का यूज, या ठीक है, सभी में कंप्यूटर का यूज या डिजिटली रूप से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस आईटी सेक्टर या डिजिटली रूप से जो इक्विपमेंट्स है, उन सभी का सही तरीके से यूज हो,
किसी में भी फ्रॉड नहीं हो, कोई भी क्राइम ना हो, इसलिए उस क्राइम को जस्टिफाई या उस क्राइम से निपटने के लिए ये एक्ट बनाए गए। यदि किसी प्रकार का कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम को ये किस श्रेणी में रखा जाएगा, कितने प्रकार की सजा होगी, ये सारी चीजें इस एक्ट के माध्यम से बताई गई है। तो दीज लॉ इंश्योर सेफ्टी ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो जितने भी डिजिटल सिस्टम से, चाहे वो व्हीकल्स में हो, चाहे वो पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये लॉस बनाए गए। इन व्हीकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, जीपीएस ट्रैकिंग, टोल कलेक्शंस, ऑनलाइन चालन, कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजीज। तो ये जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं जिसमें क्या होता है कि डिजिटली यूज किया जा रहा है, तो उन सभी में कुछ नियम या प्रोविजन बनाने के लिए इन एक्ट्स को लाए गए। इन एक्ट के माध्यम से उन नियमों को जस्टिफाई किया जाता है, उसके अंतर्गत यदि कोई सजा या कोई क्राइम हुआ है तो उसको सजा दी जाती है। तो ये एक्ट है, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको एक्ट पढ़ना है। अब क्यों सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में? तो साइबर सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम अब कहीं ना कहीं डिजिटली सिस्टम का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़े हुए इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि टोल नाका यदि आया है तो ऑटोमेटिक फास्टैग के माध्यम से हमारी जो इंफॉर्मेशन है ये टोल बूथ पर या जहां पर टोल नाका है उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डायरेक्ट शो हो गई है और ऑटोमेटिक पैसा कट गया है। तो हमारी जानकारी का मिसयूज ना हो, ठीक है, हमारे जो भी हम कार चला रहे हैं, जो भी व्हीकल चला रहे हैं, इसके अंतर्गत भी क्या है कि बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के माध्यम से कोई भी क्राइम नहीं हो या कोई भी ऐसी जानकारी लीक नहीं हो जिससे कि हमारा पैसा बर्बाद हो जाए या पैसा डिडक्ट हो जाए कहीं और। तो ये सभी में सिक्योरिटी देने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी एक्ट लाए गए। कौन कौन से? इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन। अब ये डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। अब ये डिजिटलाइजेशन यदि इंक्रीज हो रहा है तो इसमें बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं। तो ये क्राइम को रोकने के लिए ये एक्ट, आईटी एक्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्ट लाए गए। जैसे टोल्स, रजिस्ट्रेशन, चालान, ट्रैकिंग, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं ट्रांसपोर्ट में, जैसे ई चालान है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जिसमें जो कंज्यूमर है उसके जो इंफॉर्मेशन है वो रहती है। अब इस जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, इसमें कंज्यूमर की जो इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज ना हो या उसके इंफॉर्मेशन के माध्यम से कोई बैंक में धोखाधड़ी ना हो, इसलिए ये लॉस लाए गए। व्हीकल टेलीमेटिक एंड स्मार्ट व्हीकल, ठीक है, जैसे स्मार्ट व्हीकल मतलब उसमें जीपीएस लगा है, ऑटोमेटिक, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि मोबाइल में कनेक्ट करके, अब जीपीएस ये इनबिल्ट आ गया है। तो जीपीएस है, आईओटी सेंसर्स है, इन व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इन सभी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये लॉस बनाए गए हैं, जो कि जो कोई भी प्रकार का क्राइम होता है तो उसके माध्यम से ये सजा देते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी, अब नेशनल सिक्योरिटी का भी यहाँ पर विषय है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारे यहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी में किसी भी तरीके से ये क्राइम ना हो। बॉर्डर ट्रांसपोर्ट पर ये जो ट्रांसपोर्ट में है, ठीक है, बॉर्डर से भी क्या होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई ऐसे देश हैं जैसे कि नेपाल हो गया है, जैसे कि पहले पाकिस्तान में भी अब रोड ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता था, और भी है जहां से हमारी रोड कनेक्टिविटी है। तो ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर कोई भी साइबर के माध्यम से कोई क्राइम ना हो या हमारी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक ना हो दुश्मन देश के पास। तो उन सभी से बचने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी लॉ बनाए गए। ये साइबर सिक्योरिटी लॉ में हमारे एग्जाम में, ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि साइबर सिक्योरिटी लॉ क्यों है, कि हर तरफ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो ये डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है जिससे पर्सनल इंफॉर्मेशन से या देश की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन से दुश्मन देश के पास या पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो, इसलिए लॉस बनाए गए हैं। यदि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज या बैंक में धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अब ये साइबर सिक्योरिटीज में अब ये जो भी एक्ट हैं, अब इन एक्ट में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में यदि देखा जाए तो सबसे मेन तो ये है कि ये इसमें जो जितने भी सेक्शंस है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सेक्शंस में या कोई प्रोविजन दे दिया इंपॉर्टेंट। अब देखो साइबर जो आईटी एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें 94 सेक्शन है।
और ऐसे आप लोगों की सिलेबस में ये 3 4 5 ही एक्ट हो गए, तो इतने सेक्शंस याद रखना मुश्किल है। परंतु जो इम्पोर्टेंट यदि कोई प्रोविजंस है वो किस सेक्शंस में, ये याद होना चाहिए, या उसका कंसेप्ट है कि यदि इसमें क्राइम यदि किया है तो कितनी पनिशमेंट है, ये सभी एक्ट का पता होना चाहिए। पनिशमेंट में भी दो टाइप का है, ठीक है, कि यदि जेल है या उसका कोई जुर्माना है, तो ये सारी चीजें, तो कितनी पनिशमेंट है, कितने साल तक पनिशमेंट है, तो क्राइम से रिलेटेड मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम पनिशमेंट कितनी है, तो ये बेसिक सी चीजें है, ठीक है। ये जो है इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, तो ये आपके एग्जाम से, आपको एग्जाम के लिए आपको ये याद होना चाहिए, और बाकी जो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे वो हम लोग और याद रखने की कोशिश करेंगे। अब 94 सेक्शन से 94 सेक्शन याद करने बैठे तो और हमारे जो सिलेबस में जो और सब्जेक्ट है वो हमको याद नहीं रहेंगे। तो पहला हमारा एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड यदि हम करंट में देखा जाए, ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक अभी मीटिंग हुई है, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है इसको बनाया है, इसको जो पार्लियामेंट, कोई भी एक्ट यदि बनता है तो पार्लियामेंट उसको क्या करती है कि पार्लियामेंट जब तक परमिशन नहीं दे वो एक्ट नहीं बनता है। पार्लियामेंट की परमिशन के बाद ये प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर कर देता है तो ये एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो एक्ट बनने के बाद फिर ये इनेक्ट होता है, अर्थात ये पूरे देश में लागू होता है। तो ये एक्ट क्या होता है कि एक्ट किसी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाता है, परंतु इसको परमिशन दी जाती है पार्लियामेंट और एट लास्ट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के माध्यम से। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये जो मिनिस्ट्री है इसने ये एक्ट को डेवलप किया है, ठीक है। Organize a national workshop to streamline the issuance of notice under section 69A 79(3)B। ये 69A आप लोगों ने जनरल ये न्यूज में बहुत बार सुना होगा, तो ये आपके ही आईटी एक्ट के अंतर्गत 69A और 79(3)B of the Information Technology Act 2000, ensuring legal clarity and constitutional balance in regulating content on digital platform। तो ये इसके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई है, ठीक है, जिसमें 69A और 79(3)B के अंतर्गत जो प्रोविजंस है उन पर एक वर्कशॉप है। अब ये 69A क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार सोशल मीडिया का यूज करते समय या कई बार आप लोगों ने ऑनलाइन न्यूज देखी होगी, ठीक है, तो ये 69A के तहत ये क्राइम दर्ज किया जाता है। एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस to any information through any computer resources if it threatens national security, public order or relations with foreign states। अब ये कई बार जहां पर दंगे होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में या कहीं पर भी दंगे हो गए हैं, तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि उस क्षेत्र में वो नेट को बंद कर देती है, उस क्षेत्र में ये मोबाइल कम्युनिकेशन से, ठीक है, इनको बंद कर देती है। तो ये पावर दिया गया 69A। तो ये पावर कहाँ तक सही है, इसके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट कराई गई है MEIT के द्वारा। तो हमको सिर्फ ये दो जो सेक्शन है ये पता होना चाहिए। 69A एम्पावर्स द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन। जो पब्लिक एक्सेस की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया है, फेसबुक हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, तो यहाँ पर पब्लिक एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिस तरीके से, बहुत ही, ठीक है, गलत तरीके से जानकारी फैलाई जा रही है। तो गलत तरीके से जानकारी या जो सेंसिटिव जो क्षेत्र है, दंगावादी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी गलत जानकारी स्प्रेड ना हो, तो गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो यहाँ पर जितनी भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या ऐसी कोई पब्लिक एक्सेस वाली कोई इंफॉर्मेशन है उसको, ठीक है, जो कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल फोन के माध्यम से स्प्रेड होती है, उसको वो रोक सकती है, ब्लॉक कर सकती है। ये 69A के अंतर्गत बताया गया। सेक्शन 79(3)B, ठीक है, इसमें बताया गया है रिमूव्स सेव हार्बर प्रोटेक्शंस इफ एनी इंटरमीडिएटरी फेल्स टू ब्लॉक। इंटरमीडिएटरी मतलब ये यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट,
कोई भी हो गया, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, किसी के भी माध्यम से। ब्लॉक रिमूव अनलॉफुल कंटेंट अपॉन गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। तो ये जो सोशल मीडिया या इंटरमीडियरी जो कह रहे हैं, तो इसके माध्यम से, ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन, ठीक है, सुरक्षित रखा गया है। गवर्नमेंट यहाँ पर इसके पावर दी गई है कि गवर्नमेंट जो इंटरमीडियरी है, ठीक है, इनको ये नोटिस दे सकती है कि कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी नहीं फैलाए, या कोई भी जो कंटेंट है ये सेंसिटिव है तो इसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो 79(3)(b) और 69(a), ठीक है, ये गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि यदि कोई भी ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र है तो वहां पर जो भी मिसलीडिंग वाली इंफॉर्मेशन है, जो कि लोगों में भ्रामक जानकारी या लोगों में दंगा भड़का सकती है, तो उस पर ये गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। पहले तो गवर्नमेंट, ठीक है, उनको उन जो भी इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो ये दो सेक्शंस हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और इसके लिए अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है। तो MEIT जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये मैन MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये जो मिनिस्ट्री है, इसने ये IT एक्ट 2000 बनाया है। ठीक है, फिर इसको पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, और फिर लास्ट में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के द्वारा ये इनेक्ट हुआ है। तो की फीचर्स, जो भी मीटिंग हुई है, ठीक है, ये मीटिंग्स जो हुई है, इसके की फीचर्स ये, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिग्नेचर है, इसको लीगल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सिग्नल से, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर जो है, ठीक है, चाहे वो फेस फेस रिकॉग्नाइज हो रहा हो, चाहे वो थंब हो रहा हो वहां पर, या सिग्नेचर किसी भी प्रकार के, तो इस मीटिंग्स में ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, इनको लीगल वैधानिक बनाया गया है। एस्टेब्लिश CERT इन एज ए नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लिए CERT को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है, तो CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है, ये CERT जिसको हम लोग कहते हैं, आगे इसका हम लोगों को रूल्स पढ़ना है। तो CERT को नोडल एजेंसी बनाया गया है इस मीटिंग के माध्यम से। डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इंटरमीडियरीज जितनी भी हैं सोशल मीडिया, इसके अंतर्गत सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल मीडिया है, तो इन इंटरमीडियरीज को क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है या इसको डिफाइन किया गया है कि ये किस तरीके से काम करेंगी, या सोशल मीडिया जो साइट होंगी ये कहाँ तक लोगों को एक्सेस देंगी, या गवर्नमेंट के एक्सेस कहाँ तक देंगी, ये सारी चीजें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर क्या है कि व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम और एक्सेस चाहें, कि और एक्सेस मिल सके, परंतु व्हाट्सएप ये नहीं चाह रहा था कि ये जो भी हमारे कस्टमर है उनकी जो जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये ज्यादा गवर्नमेंट तक पहुंचे। तो इसकी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंस की गई है। जो इंटरमीडियरी है, जो सोशल मीडिया है, ठीक है, इनकी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहां तक हो। enables formations of appellate tribunal for dispute resolutions। ठीक है, अब यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाए। तो ये इस मीटिंग के माध्यम से ये 3-4 चीजें निकल के आई है। सबसे पहले तो डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको लीगल किया जाए। ठीक है, इंटरमीडिएट जितनी भी है, ठीक है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तय किया जाए। साइट को एक नोडल एजेंसी के रूप में बनाया जाए, और डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। तो ये सभी का, ठीक है, ये सभी हमको याद रखना है कि यदि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी, यदि क्राइम से रिलेटेड या कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है इस एक्ट को रिलेटेड, तो एक ट्रिब्यूनल के माध्यम से ये सॉल्व किया जाता है। CERT साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक नोडल एजेंसी है जो कि ये सभी विवादों को देखती है। ठीक है, ये नोडल एजेंसी के रूप में कौन है, CERT है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो है इसको वैधानिक या लीगल माना गया है। ठीक है, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है इस मीटिंग के माध्यम से। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ IT एक्ट 2000 क्यों लाया गया है।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव, अब देखो कोई भी आप एक्ट पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो उसमें नहीं होते, उसमें तो क्या होता है कि सीधे सीधे सेक्शंस, चैप्टर के अंतर्गत सेक्शंस होते हैं और उसमें जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी प्रोविजन लिखे गए हैं डायरेक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोग जब आईटी एक्ट पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या जो लीगल रिकॉग्नाइजेशन है किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर्स को, ये क्या करना है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन देना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस एंड ऑनलाइन बिजनेस। जितना भी ई कॉमर्स पर या ऑनलाइन बिजनेस या ई गवर्नेंस करना है उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको इनेबल करना है, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट एंड पनिश साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम आजकल इतने होने लगे हैं, आजकल क्या है, बहुत सारे साइबर क्राइम है। फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड वीडियो कॉल आ रहे हैं, जिनसे क्या होता है कि साइबरी रूप से वो डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट में अच्छे अच्छे लोग, एक आप लोगों ने केस देखा होगा कि आईआईटी की प्रोफेसर, एक लेडी प्रोफेसर थी, उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 2 करोड़ बैंक ट्रांसफर या उनके साथ बैंक की धोखाधड़ी हो गई है। तो ये जितने भी साइबर क्राइम हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम जितने भी हो रहे हैं तो ये नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इनको प्रिवेंट और ये साइबर क्राइम जो हो रहा है उनको पनिश करना है, जो भी कर रहे हैं। टू प्रमोट्स ए सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, क्योंकि यदि ये एक्ट या ये पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो ये जो क्राइम है वो बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है। टू रेगुलेट एक्टिविटीज इन साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको रेगुलेट करना है। पहले क्या होता था कि अभी भी अब बहुत सारा जैसे कि अश्लील कंटेंट है ये सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, अब इस पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, ठीक है, जो कि बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए परंतु वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उनमें ऐसी कोई वार्निंग नहीं है कि अबव 18 ही इसका यूज करें या उस पर कंटेंट किस तरीके का हो, ये कंटेंट पर कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो ये सारे रेगुलेशंस के लिए ये आईटी एक्ट लाया गया है, ये 2000 में लाया गया था। इसमें संशोधन हो गया है, ठीक है। संशोधन के माध्यम से कुछ प्रोविजंस और अमेंडमेंट के माध्यम से ये प्रोविजंस जोड़े गए हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है ये एनफोर्स किया गया 17 अक्टूबर 2000। ये डेट याद रखनी है। बेसिक सा क्वेश्चंस बनेगा तो ये पूछ सकते हैं कि ये कब एनफोर्स किया गया है। ये क्वेश्चंस बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर की एमपीपीएससी के एग्जाम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इसमें टोटल चैप्टर है 30। नंबर ऑफ चैप्टर कितने आईटी एक्ट में, 30। टोटल सेक्शंस, इन 13 चैप्टर में टोटल सेक्शंस है 94। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं, तो टोटल सेक्शंस कितने, 94। अब 94 सेक्शंस में जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग देखेंगे। ये एनेक्टेड किया गया था, ठीक है, ये लागू किया गया है, ये भारतीय गणराज्य के द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 51st ऑफ ईयर में। अब क्या है कि हमारा देश रिपब्लिक ऑफ इंडिया कब बना है, 1950 में। और ये लागू इनेक्ट कब किया गया, ये एक्ट 2000 में। तो यहां से काउंट करेंगे तो हमको सीधे सीधे तो दिख रहे हैं कितने, 50 साल, ठीक है। तो 50 से हम लोग काउंट करेंगे 2000 तो ये 51 ईयर में। तो 51 ईयर में ये इनेक्ट किया गया कौन सा, ये एक्ट। अब कोई भी एक्ट यदि यहाँ पर यदि 2010 में यदि कोई एक्ट आया है तो 1950 1950 से इसको काउंट कर लो, ठीक है। तो जितना भी आएगा प्लस 1 कर देना, कितना है 50 50 60 60 प्लस 1 तो 61 ईयर। तो इसी तरीके से इनेक्ट किया गया है कब, 51 ईयर ऑफ द रिपब्लिक इंडिया। तो इसमें ये 3 चीजें याद रखनी है, 3-4 चीजें। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये एनफोर्स किया गया 17 अक्टूबर 2000। चैप्टर है 13 है, सेक्शन है 94 है, इनेक्टेड है 51st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
मोस्ट इंपोर्टेंट 5 सेक्शंस फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें जो आपका एग्जाम है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, इसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट यदि देखा जाए तो सेक्शंस है इसमें। सेक्शन 43, सेक्शन 43 क्या कह रहा है? अनऑथराइज्ड एक्सेस। यदि आपके कोई भी इक्विपमेंट में, जो कि आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कोई अनऑथराइज्ड यदि किसी भी तरीके से एक्सेस हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए प्रोविजन दिए गए हैं ये सेक्शन 43 में, ठीक है। तो सेक्शन 43 हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसको याद रखना है। सेक्शन 66, हैकिंग एंड साइबर क्राइम। तो हैकिंग यदि किसी तरीके से की गई है, यदि आपके मोटर व्हीकल्स में या किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी हैकिंग, यदि आपका डेटा हैक किया गया है, यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कोई भी कहीं पर भी टोल पर आपका जो डेटा है इसको हैक किया गया है, तो इसके लिए प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 66 में। सेक्शन 66C, आइडेंटिटी थेफ्ट। यदि आपकी जो इंफॉर्मेशन से आइडेंटिटी है, ठीक है, तो कोई भी प्रकार की आइडेंटिटी को यदि थेफ्ट किया गया, चुराया गया है, तो 66C में ये प्रोविजन इससे रिलेटेड दिए गए हैं। अगला है सेक्शन 66D, ऑनलाइन फ्रॉड। यदि कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है आपकी इंफॉर्मेशन से लीक होकर, तो ये प्रोविजन दिए गए हैं 66D में, 66D में। अगला है सेक्शन 72, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। ये जो आपके ट्रांसपोर्ट की रिकॉर्ड है, ठीक है, ये एक तरीके से यदि इसमें कोई छेड़खानी हुई है, तो सेक्शन 72 में ये प्रोविजन दिए गए हैं। तो अब जो 94 सेक्शंस में कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो हम लोग उस पर फोकस ज्यादा करेंगे। बाकी एक बार गो थ्रू जरूर होना है कि पेपर जो ऑब्जेक्टिव है, तो हमको इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें ये नहीं था या ये वाला प्रोविजन इसमें नहीं था। तो एक बार गो थ्रू होने के बाद जो मोस्ट जो सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। तो चैप्टर 1, आपको पता है कि कोई भी एक्ट चालू होता है तो उसके चैप्टर 1 में यदि 2 सेक्शन से, ठीक है, तो चैप्टर 1 मुख्यतः होता है कि उसका नाम, तो नेम ऑफ द एक्ट, ठीक है, ये किस किस एरिया पे, भारत के किस किस एरिया पे या होल वर्ल्ड या होल इंडिया पे यदि ये इनेक्ट है, तो ये सारी चीजें चैप्टर 1 के अंतर्गत दी गई। तो चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। चैप्टर 1 को हमेशा ये नाम दिया जाता है प्रिलिमिनरी, ठीक है। ये चैप्टर 1 हमेशा किसी भी एक्ट का पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 का नाम यही होगा, ठीक है। तो नाम से हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अब आगे जो और चैप्टर आएंगे तो उस नाम को जरूर याद रखना है, क्योंकि नाम डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इन विच सेक्शन या इन विच प्रोविजंस या इन विच चैप्टर दिस प्रोविजंस आर इंक्लूडेड। तो कोई यदि वहां पर प्रोविजंस दिए गए तो किस चैप्टर में वो इंक्लूड है। तो सेक्शन 1 हमेशा शॉर्ट टाइटल, आईटी एक्ट, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, ये सारी चीजें सेक्शन 1 में। कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया गया है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पर लागू है, ठीक है, पूरे भारत पर ये इसका अधिकार क्षेत्र है। अप्लाइज टू ऑफेंस आउटसाइड इंडिया अफेक्टिंग इंडिया कंप्यूटर सिस्टम्स, ये आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। यदि इंडियन कंप्यूटर्स या इंडियन कोई साइबर क्राइम हुआ है कहीं बाहर से, कहीं फॉरेन से इंडिया में यदि कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो वहां पर भी ये लागू होता है। ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नहीं तो अधिकांश मोस्ट ऑफ जो जो एक्ट होते हैं ये इंडिया में ही इनेक्ट होते हैं, इंडिया में ही कैसे होते हैं ये, ठीक है, एक्सटेंड होते हैं। परंतु ये आईटी एक्ट क्या है कि बाहर से बैठा कोई फॉरेन से बैठा व्यक्ति भी इंडिया में साइबर क्राइम कर सकता है, क्योंकि साइबर मतलब ये है कि कंप्यूटर जो कनेक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो कहीं से भी यदि कोई इंडिया में यदि क्राइम हुआ है तो उस पर भी ये एक्ट लागू होता है। तो चैप्टर 1 जो है इसमें सेक्शन 1 और 2 है। तो सेक्शन 1 के अंतर्गत ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड, होल ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये बाहर भी फॉरेन कंट्रीज से यदि कोई भारत में क्राइम हुआ है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईटी एक्ट कहां पर लागू होता है, तो याद रखना है कि ये बाहर भी लागू होता है। डेफिनेशंस, इंपोर्टेंट टर्म्स,
मोस्ट ऑफ द एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है इसमें ही डेफिनेशंस होती है, क्योंकि एक जैसा पैटर्न है। फिर ये अलग अलग सेक्शंस में या एक्ट कितना बड़ा है तो ये सेक्शंस ज्यादा या कम हो जाते हैं। तो सेक्शन 2 में ये अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस दी गई हैं। तो ये डेफिनेशंस को क्या है, इतनी सारी डेफिनेशंस है, यदि डेफिनेशंस हम याद करने जाएं तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा, परंतु इसमें से ये सभी आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशंस किसमें है, आईटी एक्ट के अंतर्गत। साइबर कैफे, इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी के अंतर्गत सोशल मीडिया आएगा इसमें। ओरिजिनेटर, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि हम लोग यदि वोडाफोन, जियो, यदि इनकी सिम यूज करते हैं तो सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है, वोडाफोन है, जियो है, रिलायंस है, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये सभी, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर रिसोर्स क्या है, ये सभी हमको पता है। पर ये सभी जो डेफिनेशन है ये ऑथेंटिक जो होगी, लीगली जिसको मान्य किया जाएगा, ये लीगली दी गई है किस पर, ठीक है, किस एक्ट में दी गई है, आईटी एक्ट 2000 में, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 2 है इसमें डेफिनेशंस दी गई है। ये डेफिनेशंस हमको पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशंस पता नहीं होना चाहिए। अब जो आपका जो एग्जाम है ये रिटर्न वाला नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशंस में हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशंस आईटी एक्ट के अंतर्गत दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच डेफिनेशंस आर गिवन बाय आईटी एक्ट। तो उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, तो 4 ऑप्शंस में से हमको ये याद रखना है, ठीक है, कि ये जो अलग अलग प्रकार की जो डेफिनेशंस है जिसमें एक्सेस, अब कोई भी अनऑथराइज पर्सन यदि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, यदि इंटरनेट के माध्यम से आपके पर्सनल कंप्यूटर में आपकी जो पर्सनल जो ऐप है या आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक एक्सेस कर सकता है, ठीक है, एड्रेसेस, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम्स, ये सभी डेफिनेशन से किसमें, आईटी एक्ट में। कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या है, साइबर कैफे, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, इंटरमीडियरी, ओरिजिनेटर, सर्विस प्रोवाइडर, इन सभी की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंतर्गत बताई गई है। अब देखो ये सेक्शन 2 में यदि हम लोग यदि इस तरीके के जाए, ठीक है, 1A, B, तो ये बहुत सारे ये प्रोविजंस या बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हो जाएंगी। इसलिए इसमें से कुछ ही कुछ हमको याद रखनी है, ठीक है, कि ये साइबर कैफे, इंटरमीडियरी, तो इंटरमीडियरी के अंतर्गत इंटरमीडियरी कौन कौन सी हो सकती है, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 में। अगला है चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 क्या बोलता है, डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर जो हम लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोविजन। तो सबसे पहले आपको चैप्टर 2 का नाम पता होना चाहिए। तो डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है इनके प्रोविजंस कौन कौन से हैं, तो इसमें सेक्शंस में, ठीक है, ये सेक्शंस, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 3 से लेके 4 सेक्शंस, इसको हटा दो, सेक्शन 3 से 4 ये किसमें है, चैप्टर 2 में, जिसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात कही गई, प्रोविजन दिए गए। सेक्शन 3 क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिनको डिजिटली रूप से कंप्यूटर में सेव किया गया है, इनको ऑथेंटिकेट, इनको प्रमाणीकृत किया जाता है आईटी एक्ट 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा, ठीक है। यूज ए डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड बाय एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम्स प्लस हैश, ठीक है। तो हम किसी भी माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है इनको ऑथेंटिकेट करते हैं इस एक्ट के माध्यम से। सेक्शन 3A, सेक्शन 3A, देखो जो भी एक्ट में यदि कभी भी A, B, C, D इस तरीके के यदि अल्फाबेट यदि है तो याद रखना कि वो बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन जोड़े गए। मूल जो ओरिजिनल जो एक्ट था उसमें ये नहीं थे। तो ये जो 3A है ये बाद में अमेंडमेंट 2008 में ये जोड़ा गया है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर होंगे, ठीक है, इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक हम लोग थंब के माध्यम से, फेस के माध्यम से यदि कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एक रूप है। ओटीपी,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बाद ओटीपी आता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होगा, इसकी डेफिनेशंस तो ये हमने देख लिए। डेफिनेशंस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, ये बायोमेट्रिक, ओटीपी, आधार, ई साइन, अलाउड। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सेक्शन 3 है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को ये परिभाषित किया गया है एक तरीके से कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो ये 2008 में ये ऐड किया गया अमेंडमेंट के द्वारा। अगला है चैप्टर 3, 4 सेक्शन 4 to 10A। ठीक है, 10A नया अमेंडमेंट या नए जोड़ा है इसलिए ए है। तो जहां भी एबीसीडी है, ठीक है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये चैप्टर 3 में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये चैप्टर 3 का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। चैप्टर 2 क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी रिकॉर्ड्स है इनको प्रमाणीकृत ऑथेंटिकेट किया गया है सेक्शन 3 के अंतर्गत और चैप्टर 2 के अंतर्गत। और चैप्टर 2 में ही सेक्शन 3A के अंतर्गत जितने भी डिजिटल सिग्नेचर के टाइप्स हो सकते हैं उनको ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब चैप्टर 3 में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसमें सेक्शन 4 में बताया गया है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इनको लीगल ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे कि मेरे पास यदि मेरा जो अपना आधार कार्ड है, आधार कार्ड ये डिजिटली रूप से सेव है। यदि किसी पुलिस ने या कहीं पर भी यदि मांगा गया है कि आपका आधार कार्ड शो कीजिए, तो आधार कार्ड यदि मैंने मोबाइल में बता दिया तो मोबाइल वाला आधार कार्ड भी ये लीगली होगा। तो सेक्शन 4 में यही बताया गया कि लीगली रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जितने भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं। जैसे मेरी मार्कशीट है, तो मार्कशीट कहीं कहीं पे तो फिजिकल मांग रहा है, वो भी ठीक है। तो मार्कशीट, अब जैसे सरकार ने बहुत सारे ऐप हैं, आपको इन ऐप का यूज करके जितना भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन है, तो ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस ये आपको रखने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑनलाइन डिजिटली यदि बता देते हैं तो ये कैसे होंगे, ये लीगली माने जाएंगे। तो सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर इक्वल टू पेपर डॉक्यूमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स हैं जो डिजिटली रूप से सेव है ये पेपर डॉक्यूमेंट के बराबर माने जाएंगे, ये सेक्शन 4 में बोला गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके मोटर व्हीकल वाले सेक्शंस में भी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हम लोग ड्राइव कर रहे हैं या कई बार हम लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं ले जा रहे हैं, तो कोई हमको पुलिस वाला है या कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर ये कह के बोल रहा है कि आपको फिजिकली चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है। आप यदि ट्रेन में भी आप, ठीक है, रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठे हैं तो आपसे आई कार्ड मांगा है, तो आप अपने मोबाइल में डिजिटली रूप से बता सकते हैं। तो डिजिटली जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, इनको ऑथेंटिकेट किया गया है सेक्शन 4 चैप्टर 3 के अंतर्गत। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 5 लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज किया गया है लीगली, और यहाँ पर लीगल रिकॉग्नाइज किया गया है डिजिटली सिग्नेचर। तो जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर हैं, ठीक है, हम यदि बायोमेट्रिक हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी चीज है, तो डिजिटल सिग्नेचर्स जो है ये लीगली ऑथेंटिकेट है, लीगली रिकॉग्नाइज है या लीगली, ठीक है, ये प्रमाणीकृत है। तो सेक्शन 5 के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर्स जो है इनको लीगलिटी प्रदान की गई है सेक्शन 5 चैप्टर 3 में। सेक्शन 6 यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स है इसका यूज हम गवर्नमेंट की एजेंसी या गवर्नमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर सरकार ये बोलती है, या कोई भी फॉर्म भरते समय, आजकल जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरते समय सरकार, ठीक है, ये फॉर्म में या एमपीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में कोई आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आप अपनी 10th की, 12th की या जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसके हमको क्या दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे मार्कशीट दीजिए। तो मार्कशीट हम लोग क्या है डिजिटली रूप से सबमिट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर देते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट और इसकी एजेंसी है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को क्या है इसका उपयोग कर सकती है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट, अर्थात गवर्नमेंट में हम ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से ये सेव जो है डिजिटली रूप से जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनका यूज कर सकते हैं।
फिलिंग में, इश्यूइंग में, लाइसेंस में, सर्टिफिकेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो हम कहीं भी, जैसे हम फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं ये गवर्नमेंट में, ठीक है, या कहीं भी, ठीक है, कोई फॉर्म भर रहे हैं या किसी प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं इनको हम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी में इसको हम लीगली इसका यूज कर सकते हैं। ये सेक्शन 6 में बताया गया है। अगला है सेक्शन 7, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिटेंशन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिटेंशन करने के लिए सेक्शन 7 में प्रोविजन दिए गए। सिर्फ इतना सेक्शन 7 में ये नाम हमको पता होना चाहिए। सेक्शन 7A, अब ये ए आ गया है तो याद रखना कि यहाँ पर ये अमेंडमेंट 2008 में ये जोड़ा गया है। ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इनका ऑडिट भी हो सकता है, अर्थात इन पर इन्वेस्टिगेट करके इनको ऑडिट करके, ठीक है, इनकी देखरेख या इनका परीक्षण किया जा सकता है। सेक्शन 7A में ये बताया गया है। सेक्शन 8 एंड 9, पब्लिकेशंस ऑफ रूल्स एंड फॉर्म्स। सेक्शन 8 और 9 बताया गया पब्लिकेशंस ऑफ रूल्स एंड फॉर्म्स, ठीक है। सेक्शन 10A, पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब ये इसमें ये गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप इससे रिलेटेड कोई भी रूल बना सकते हैं। तो 10A ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड रूल बनाने का पावर किसको दिया गया है? गवर्नमेंट को दिया गया है अंडर द सेक्शन 10A, ठीक है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 के अंतर्गत। चैप्टर 3 में 4 से लेकर 10A तक ये सेक्शंस दिए गए हैं। 4 लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और 5 क्या है? लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है। ये दो सेक्शंस जरूर याद रखना है। और लास्ट वाला जो सेक्शन है सेक्शन 10A, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यही पीएससी या क्वेश्चंस एग्जाम जो होता है यहाँ पर घुमा लेते हैं कि पावर जो दी गई है रूल्स बनाने की ये किसको दी गई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहां पर 4 ऑप्शन आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ, या प्रेसिडेंट। तो याद रखना, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड जो रूल्स हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात पार्लियामेंट, जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहां पर ये रूल बनाती है पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट के ही 3 सेक्शंस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और फिर ये पार्लियामेंट जो भी रूल बनाती है प्रेसिडेंट सिग्नेचर के माध्यम से ये जो रूल या एक्ट है इनको इनेक्ट करती है या इनको लागू करती है, ठीक है। अब चैप्टर 4 है एट्रीब्यूशंस, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये चैप्टर 4 के अंतर्गत ये सभी से रिलेटेड ये प्रोविजन दिए गए चैप्टर 4 में। इसमें सेक्शंस 11 to 13, 4 सेक्शन है 11 to 13, ये सेक्शंस है। सेक्शन 11 में एट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, एट्रीब्यूशंस अर्थात इस पर अधिकार जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, यदि कोई भी है, जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, मेरा डिजिटल वो मेरा आधार कार्ड, तो इस पर मेरा अधिकार होगा, एट्रीब्यूशंस होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एट्रीब्यूशंस किस तरीके से है? तो ये प्रोविजंस दिए गए हैं किसमें? सेक्शंस 11 चैप्टर 4 में। इसमें एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर, जहां से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, जैसे मेरी कोई एक बुक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक रूप से पब्लिक की है, डिजिटली से पब्लिक किया डिजिटली रूप से। अब ये ओरिजिनेट मेरे द्वारा की गई है, तो इस पर अधिकार किसका होगा? मेरा, ठीक है, यही बताया गया। इफ इट वाज सेंड बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, ठीक है, यदि किसी मैंने ओरिजिनेटर जो है, ठीक है, मैंने यदि कहीं पर किसी और को ये सेंड कर दी है तो ये भी उसका, ठीक है, एट्रीब्यूशंस रख सकता है। by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of that electronic record, ठीक है, originator ने, ठीक है, किसी को ये अथॉरिटी दी है कि आप हमारे नाम से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं, तो वो भी इस जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसका मालिक हो सकता है। बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्रोग्राम्ड बाय
और ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सेक्शंस 11 में बताया गया एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एक्टिवेशन किस तरीके से या किसके पास होगा, सेक्शन 11 चैप्टर 4 के अंतर्गत ये डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 12 एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट। ठीक है, ये जो रिसीप्ट है इसकी एक्नॉलेजमेंट, वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट थ्री that the acknowledgement of receipt of electronic records be given in a particular from or by a particular method and acknowledgement may be given। ठीक है, तो सेक्शन जो 12 है ये हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमको सिर्फ एक बार पता होना चाहिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट। सेक्शन 11 एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सेक्शन 13। सेक्शन 13 में टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसकी टाइम और प्लेस के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के। सेव एज अदरवाइज एग्रीड टू बिटवीन द ओरिजिनेटर एंड एड्रेसेस द डिस्पैच ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर व्हेन इट एंटर्स ए कंप्यूटर रिसोर्सेज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर। तो सेक्शन 30 में टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से रिलेटेड प्रोविजन है। अब तो 94 प्रोविजन है, 94 में से 94 ही हमको याद नहीं रखना है, क्योंकि कुछ चीजें अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जीएस में पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विस जो स्टेट लेवल पर होते हैं, स्टेट पीएससी के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है। सभी आर्टिकल सभी एस्पिरेंट को या जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सभी को नहीं पता है। हमको इसी तरीके से एक्ट में सभी सेक्शंस याद नहीं रखने, हमको सिर्फ वो सेक्शंस याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है या जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा रिलायबल है, रिलेटिव है। ठीक है, तो वो हमको याद रखना है। तो इसमें आज जो हमने एक्ट पढ़ा है, तो आज एक्ट में हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, ठीक है, ये एक्ट हमको पढ़ना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब ये ठीक है, क्यों साइबर सिक्योरिटी है, क्योंकि हर तरफ क्या है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर चीजें डिजिटली रूप से अवेलेबल है, या हर एक जो एप्लीकेशन है या हर एक में, ठीक है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन छुपी है व्यक्तिगत रूप की। ठीक है, व्यक्तिगत की पर्सनल्स की इंफॉर्मेशन से, तो उस पर क्या है रेगुलेशन हो, उस यदि कोई क्राइम होता है तो क्राइम से रिलेटेड पनिशमेंट हो, इसलिए ये साइबर सिक्योरिटी या इस प्रकार के आईटी एक्ट बनाए गए। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है इसमें 69A ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को पावर देती है, ठीक है, कि ब्लॉक कर दे, ठीक है, पब्लिक एक्सेस वाली इंफॉर्मेशन को। सेक्शन 79(3) है, इसमें ये बताते हैं, ठीक है, कि ये इंटरमीडियरी है, सोशल नेटवर्क सोशल मीडिया साइट्स है, ठीक है, इनको भी प्रोटेक्ट या इनको भी यदि कोई हार्मफुल कंटेंट है तो इनको भी ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, ये 79(3)B में हम लोग आगे भी देखेंगे। अब ये जो मीटिंग्स हुई थी, ठीक है, ये जो वर्कशॉप्स हुई थी, इससे कुछ चीजें निकल कर आएंगी। सबसे पहले जो सेट है CERT है, इसको ये नोडल एजेंसी बनाया गया है, नोडल एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी किसको बनाया है, सेट को बनाया गया है। ठीक है, ये जो डिजिटल सिग्नेचर है इनको लीगली परमिशन दी गई कि ये लीगल माने जाएंगे डिजिटल सिग्नेचर, ये पता होना चाहिए। सेट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इन विच ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नोडल एजेंसी साइबर सिक्योरिटी के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरी है अर्थात सोशल मीडिया साइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका एक्सेस कहाँ तक हो, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में एक्सेस कहाँ तक है। आज हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये परमिशन लेते जाते हैं। ठीक है, परमिशन जैसे ही हम लोग अलाउ करते हैं तो ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यदि हमने कैमरे से रिलेटेड या कोई हमने इस तरीके से, जो आजकल क्या होता है कि जो इमेज को क्या होता है एडिट करने के लिए बहुत सारे ऐप हैं, तो ये हमारे पर्सनल जो फाइल में जो हमारी इमेजेस हैं या जो फोटोज हैं, ये एप्लीकेशन उसकी परमिशन लेता है तो अलाउ कर देते हैं। तो ये सभी जो पर्सनल हमारी जो फोटोज है, ये जो हमने जो भी ऐप डाउनलोड किया है उस तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो इंटरमीडियरी है, ठीक है, इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है ये कहाँ तक होगी या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है इस वर्कशॉप के माध्यम से। इनेबल्स फॉर्मेशन ऑफ एप्लेट्स ट्रिब्यूनल, ठीक है, कोई भी यदि डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन करना है, ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस कौन देगा, ट्रिब्यूनल।
एक ट्रिब्यूनल गठन किया जाएगा और ये प्रॉब्लम से रिलेटेड ये सॉल्यूशन से ट्रिब्यूनल के माध्यम से दिया जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो सेट, ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर्स, इंटरमीडियरी पर उसका एक्सेसिबिलिटी तय करना और ट्रिब्यूनल के माध्यम से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये चार हमको याद रखने हैं। अब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वही है कि आईटी या कंप्यूटर नेटवर्क या सोशल मीडिया या साइबर जो है, ठीक है, इसके माध्यम से कोई भी क्राइम यदि होता है, पहले तो क्राइम को रोकना है। ये जितने भी प्रोविजन है या जो भी नेटवर्क है, सोशल मीडिया नेटवर्क है, ठीक है, या कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इन सभी को रेगुलेट करना है। ये जितनी भी इंटरमीडिएरी है, जितनी भी वेबसाइट है, उन सभी को रेगुलेट करना है। इन सभी से रिलेटेड यदि कोई यदि क्राइम हुआ है तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट देना है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, परीक्षा के लिए फैक्चुअल चीजें या इसमें कंसेप्ट जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फैक्चुअल चीजें हैं, आईटी जो 2000 एक्ट है ये कब आया था, ये इन्फोर्स हुआ था 17 अक्टूबर 2000 में, ठीक है, चैप्टर 13 है और टोटल इसमें सेक्शन कितने, 94 है, ये याद होना चाहिए। इनेक्टेड 51st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है रिपब्लिक कब हुआ था, 1950 में, उससे आज तक ये 51st ईयर हो चुके हैं ये एक्ट को लागू होने। मोस्ट इंपोर्टेंट है 43, 66, 66C, डी और 72, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं ये हमने अभी मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होता है हर एक में, ठीक है, तो सेक्शन 1 और 2, सो सेक्शन 1 में शॉर्ट नेम, ठीक है, ये कहां तक ये लागू होता है, कहां तक है ये एक्सटेंड है, और ये इंडिया के बाहर भी लागू होता है, एक्सटेंड होता है, यदि कोई इंडिया में क्राइम हुआ है बाहर से तो फॉरेंसिक, तो ये इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई है, तो डेफिनेशंस कुछ है, इंटरमीडिएरी क्या होती है, ठीक है, साइबर कैफे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है, तो ये डेफिनेशंस दी गई है आईटी एक्ट 2000 में। अब चैप्टर टू का नाम क्या है, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेक्शन 3 और 4 में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड प्रोविजंस या इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो सेक्शन 3, ऑथेंटिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं इन सभी को प्रमाणीकृत ऑथेंटिकेट किया गया है सेक्शन 3 के माध्यम से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अर्थात क्या होंगे, ऑथेंटिकेट होंगे। सेक्शन 3 ये बाद में 2008 में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, इसमें ब्रॉडर कैटेगरी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या जो रिकॉर्ड्स हैं या जो सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, इनकी कैटेगरी तय की गई है, बायोमेट्रिक, ओटीपी, आधार, ई साइन, ये सभी किसमें आएंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के अंतर्गत माने जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, चैप्टर 3 में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये 4 to 10A सेक्शंस के अंतर्गत बताए गए। सेक्शन 4, लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर ऑथेंटिकेट किया गया था सेक्शन 3 में, इसको लीगलिटी प्रदान की गई है सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हम लोग अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आईडी कार्ड्स हैं, आईडी है, इनको लीगली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। सेक्शन 5, लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल सिग्नेचर है इनको भी लीगलिटी प्रदान की गई, लीगलिटी प्रोवाइड की गई है सेक्शन 5 के द्वारा, ठीक है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, तो ये 4, 4, 5, 6 ये हमको सेक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगलिटी प्रोवाइड करते हैं 4, 5, 6, ठीक है, एक तरीके के यहाँ पर लीगल बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को लीगल बनाया गया है, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं इनका यूज गवर्नमेंट में किया जा सकता है। अगला है सेक्शन 7 और 7A, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिटेंशन करने के लिए रिटेंशन, और 7A ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है इनका ऑडिट भी किया जा सकता है। अब अगला इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10A, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है, अब यदि सेंट्रल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड कोई रूल्स बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि ये रूल्स बना सकते हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। चैप्टर 4 एट्रीब्यूशंस एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 11, एट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का कौन होगा मालिक, ठीक है, एट्रीब्यूशंस अधिकार किसके पास होगा, तो जो ओरिजिनेटर है, ठीक है, ओरिजिनेटर ने यदि अपने बिहाफ पर किसी को यूज करने के लिए दिया है, तो ये सारे प्रोविजंस बताए गए हैं किसमें, सेक्शंस 11 के अंतर्गत। सेक्शन 12 और 13 हमको पता होना चाहिए, ठीक। तो आज इतना काफी है। ये एमपीपीएससी न्यू वैकेंसी आईटीआई प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर, एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आईटीआई प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट निकाली है। ये आप सभी इंजीनियर्स के लिए, कोई भी ब्रांच से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इसमें भर सकते हैं। उसके लिए कोई भी डिप्लोमा नहीं लग रहा है। डेप्यूटी डायरेक्टर जो पोस्ट है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो डेप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल है। बाकी सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर, आईटीआई प्रिंसिपल की पोस्ट है। इसके लिए पिछले 2 बार से कंटिन्यू वैकेंसी निकल रही है। पिछले 2 बार से नेविगेट प्राइम कोचिंग के माध्यम से बच्चे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो, तो ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, पूरा कोर्स, अभ्यास बैच, ये सभी आप लोगों के अकॉर्डिंग ये डिजाइन किए गए हैं। तो आप ये प्रतिष्ठा बैच 1.0 के माध्यम से जुड़कर ये आईटीआई प्रिंसिपल की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी जो भी क्लासेस, मैराथन क्लासेस होती हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप तक जो भी कंटेंट है ये आप तक बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो नेविगेट प्राइम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। आप ऑफलाइन हमारी कोचिंग है, ये यहाँ पर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रकार का डाउट या इंक्वायरी लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप डाउट या इंक्वायरी आप ले सकते हैं। तो आज इतना ही है। कल हम लोग आईटी एक्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।